तो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे के अंदर एनओसी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। रेलवे में एनओसी लेने के क्या नियम हैं उनके ऊपर बात करेंगे और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और कब तक दोस्तों आपको एनओसी मिलती है, कब आपको एनओसी यहाँ पर चाहिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों रेलवे में कई प्रकार से एनओसी यहाँ पर ली जाती है, जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए, हायर ग्रेड पे, हायर पोस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम हायर ग्रेड हायर पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एनओसी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको नीचे दिया गया है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं rrblife.com, जहां पर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे, आंसर की, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कट ऑफ, जो भी यहाँ पर सारे अपडेट है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो भी फॉर्म है रेलवे के वो डाउनलोड करने के लिए आपको इंपोर्टेंट फॉर्मेट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, जैसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है टेक्नीशियन का, तो उसके लिए आपको फॉर्म चाहिए। रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए जो भी यहाँ पर फॉर्मेट है, चाहे वो एनओसी का हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का हो, रेलवे आईडी के लिए, एनएच वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप रेलवे एनओसी हायर ग्रेड के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं कि एनओसी होती क्या है। देखिए, एनओसी का मतलब ये होता है कि आप रेलवे से परमिशन ले लें और रेलवे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है। तो रेलवे आपको अलाउ करता है, अगर आप हायर पोस्ट पे जाते हैं, हायर ग्रेड पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए फिलहाल आप लेवल 1 में काम कर रहे हैं और अभी देखिए एएलपी की भर्ती आई है 2025 के अंदर, और एएलपी का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको रेलवे से परमिशन लेनी पड़ेगी, एनओसी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, और जॉब कर रहे हैं तो आपसे डिटेल पूछ रहा है कि भाई आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है सारी डिटेल यहाँ पर पूछता है। तो यहाँ पर देखिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अब पहले हम नियम जान लेते हैं कि एनओसी के नियम क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला नियम यह है कि भाई आपको एनओसी तभी दी जाएगी, ठीक है, जब आप यहाँ पर जो है प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, यानी कि आपको एनओसी दे दी तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं तो एग्जाम देने जाऊंगा ही जाऊंगा। यानी कि मान लीजिए कि स्टाफ की शॉर्टेज है तो आपको हो सकता है कि एग्जाम देने नहीं दिया जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्लियरली बोल रखता है कि परीक्षा में बैठने के कारण प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और ना ही कार्य क्षमता प्रभावित होनी चाहिए, तभी आपको एनओसी दी जाएगी। इसके अलावा उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कर्मचारी को स्वयं का अवकाश लेना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आप एएलपी का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई स्टेट एग्जाम देने जा रहे हैं एनओसी लेके, तो आपको खुद की ही छुट्टी लेनी पड़ेगी। रेलवे आपको छुट्टी नहीं देगी कि भाई आपने एनओसी ले रखी है तो आपको चलो ऐसे ही कोई स्पेशल छुट्टी दे दी जाए। आपके पास जो भी छुट्टियां हैं वो आप लेके यहाँ पर जाएंगे और अवकाश स्वीकृति के लिए प्रशासन बाध्य नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे सर मैंने से एनओसी ले रखी है, मेरे को तो छुट्टी दो ही दो, मैं तो एग्जाम देने जाऊंगा। तो यहाँ पर बता रखा है कि भाई अवकाश स्वीकृति के लिए प्रशासन बाध्य नहीं होगा। प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए वांछित अवकाश पर निर्णय लेना सक्षम अधिकारी का अपेक्षित है। यानी कि जो भी आपको छुट्टी सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी है वो यहाँ पर इस चीज को देखेगा कि भाई प्रशासनिक आवश्यकता पूरी हो रही है, फिर आपको छुट्टी यहाँ पर दे दी जाएगी। आगे बता रखा है, परीक्षा में चयन होने पर कर्मचारी को उपयुक्त रिलीवर उपलब्ध होने पर ही कार्य मुक्त किया जाएगा। मान लीजिए आप रेलवे में पोस्टेड है और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपने एनओसी ले रखी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको तुरंत ही छोड़ देंगे। तो रेलवे क्या करेगा, रिलीवर देखेगा, मतलब कि आपकी जगह कोई दूसरा कर्मचारी आएगा तभी आपको यहाँ पर रिलीव किया जाएगा, तभी आपको छोड़ा जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा है, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कर्मचारी को दी गई विभागीय अनुमति प्रशासनिक हित में कभी भी कैंसिल की जा सकती है। यानी कि आपको एनओसी दी जाती है, लेकिन मान लीजिए भविष्य में आपने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया या मान लीजिए कोई भी कारण हो गया तो प्रशासन आपकी एनओसी है इसको कैंसिल भी कर सकता है। आगे यहाँ पर देखिए, परीक्षा हेतु प्रदान की गई विभागीय अनुमति उच्चतर पद उच्चतर ग्रेड के लिए ही मान्य है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो एनओसी होती है हमेशा हाई ग्रेड के लिए दी जाती है। समान पद, समान ओहदे और समान ग्रेड के लिए अनुमति मान्य नहीं है। यानी कि सेम ग्रेड पर दोस्तों आपको एनओसी नहीं देता है रेलवे। सेम ग्रेड या लोअर ग्रेड पर आपको एनओसी नहीं मिलेगी। उस स्थिति में आपको सीधा सिंपली रेजिग्नेशन देके ही ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी दोस्तों आपको रेलवे एनओसी नहीं मिलेगी और टेक्निकल रेजिग्नेशन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका स्थानांतरण प्रशासनिक हित में कहीं भी किया जा सकता है। यह भी दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है एनओसी के रूल में। आगे लिखा गया है
कि आपको एनओसी तभी मिलेगी जब आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिया है। यानी जैसे एएलपी की बात करें तो एएलपी में 11 मई तक आपके फॉर्म भरने की अंतिम डेट है, तो आपको 11 मई से पहले फॉर्म भर के और आपका देना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको एनओसी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्म भर दिए 6 महीने हो गए और अगले महीने एग्जाम है और आप बोल रहे हैं कि सर मेरे को तो एग्जाम में बैठने के लिए एनओसी चाहिए। नहीं, आपको एनओसी नहीं मिलेगी। यहाँ पर दे रखा है कि अंतिम तिथि के बाद पश्चात दी गई प्रार्थना पर विभागीय अनुमति हेतु प्रशासन बाध्य नहीं होगा। ठीक है, बिना विभागीय अनुमति के परीक्षा के लिए कर्मचारी द्वारा तकनीकी त्यागपत्र हेतु कोई दावा नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं, विभागीय अनुमति नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या होता है, आपकी जो छुट्टियां वगैरह होती हैं वो जुड़ जाती हैं और आपको और बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। आपका सर्विस खत्म करके आपको सिंपल रेजिग्नेशन देके और यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। आगे बता रखा है केवल निर्धारित फॉर्मेट में ही आपको फॉर्म भरना है और आपके अधीनस्थ यानी सुपरवाइजर जो है उससे फॉरवर्ड करवा के और तब आपको भेजना रहेगा, तभी आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। अगर आपने आधा अधूरा फॉर्म भरा, ठीक है, तो दोस्तों आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे कुछ और चीज़ें दी गई हैं कि संबंधित वर्ष में दी गई विभागीय अनुमति की गणना आवेदन करने की अंतिम तिथि से ही की जाएगी। यहाँ पर देखिए फिक्स है कि आप कितनी अनुमति ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कई जगह मैक्सिमम जगह 4 का नियम है कि आपको एक साल में 4 परीक्षाओं के लिए एनओसी यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जिसको आपको बता देता हूँ किस प्रकार से भरना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अजमेर है तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आपको दिया है वेबसाइट में उसमें से अजमेर को हटा दिया है, ताकि आप अपने साथ यहाँ पर जो भी आपका डिवीजन का नाम है वो यहाँ पर लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे फॉर्मेट दिया गया है और यहाँ पर आपका नाम लिखना है और यहाँ पर आपको लगा के फादर्स नेम, हस्बैंड जो भी आप लिखते हो वो आप यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर आपको पदनाम लिखना है, किस पद पर आप कार्यरत हैं, आपका पे मैट्रिक्स लेवल कौन सा है, जैसे लेवल 1 लेवल 2 जिसमें भी आप हैं वो यहाँ पर डाल देना। आप किसके अधीन कार्य कर रहे हैं, अब अधीन में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट्समैन है तो पॉइंट्समैन यहाँ पर डाल देगा SS और ओब्लिक डाल के और यहाँ पर स्टेशन का नाम लिख देगा। मान लीजिए कोई ट्रैक मेंटेनर है तो यहाँ पर वो SSC करके और उसका SSC कहाँ पर लगता है, जैसे SSC आबू रोड, SSC अजमेर जो भी लगता है वो यहाँ पर डाल देगा। तो जहाँ भी जो जिसके भी अंडर में वो काम कर रहा है वो यहाँ पर डालना रहेगा। नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको खुद का नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर HRMS ID डालनी है, यहाँ पर आपका पदनाम डेजिग्नेशन डालना है, वापिस आपको आपका लेवल डालना है, लेवल 1 2 3 4 जो भी है। कार्यस्थल क्या है, कार्यस्थल मतलब जैसे स्टेशन का नाम आ जाएगा या आपका वर्कशॉप है। ठीक है, जो भी जहाँ पे वह है वो आपको डालना है। आपकी नियुक्ति तिथि क्या है, किस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो आपको डालनी है। पूर्व में संबंधित वर्ष में ली गई विभागीय अनुमति, इनकी पहले इस वर्ष में आप कितनी एनओसी ले रखी है, 0 1 2 3 जितनी आपने ले रखी हो आपको यहाँ पर बतानी रहेगी। उच्चतर पद की परीक्षा का विवरण जिसके लिए विभागीय अनुमति चाहिए, यानी कि आपको एनओसी किस एग्जाम के लिए चाहिए उसकी डिटेल आपको डालनी है। जैसे यहाँ पर देखिए पद का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी का है या एएलपी का है तो आप यहाँ पर क्या डाल देंगे, एएलपी। ठीक है, और मान लीजिए एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी डाल देंगे और फिर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट जो भी है वो आप यहाँ पर लगा देंगे। आगे पूछ रहा है वेतनमान क्या है, इसका ग्रेड पे क्या है और पे लेवल क्या है। कोई सा भी एक डाल सकते हैं, जैसे पे ग्रेड डाल सकते हैं, जैसे एएलपी का लेवल 2 होता है तो ग्रेड पे हो जाएगा उसका 1900, और पे लेवल की बात करें तो पे लेवल हो जाएगा लेवल 2। तो ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। विज्ञप्ति संख्या क्या है, विज्ञप्ति संख्या रेलवे में स्टार्ट होती है CEN से, तो जैसे एएलपी का है वो एएलपी का है CEN 01/2025 इस प्रकार से, तो देख लेना वो नोटिफिकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। परीक्षा आयोजित करने वाला संगठन, यानी कि परीक्षा कौन आयोजित करवा रहा है, तो आरआरबी के लिए, अगर आपको आरआरबी के लिए एनओसी चाहिए, रेलवे के लिए एएलपी, एनटीपीसी के लिए, तो यहाँ पर आपको आरआरबी डालना है। कोई स्टेट गवर्नमेंट का है तो यहाँ पर डाल देना, जैसे UP वो आपको डाल देना है। तो जिसके लिए भी है वो संगठन आपको डाल देना है। और फॉर्म भरने की अंतिम डेट है वो आपको डालना है कि भाई फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे क्या करना है, नीचे आपको खुद का साइन यहाँ पर करना है और नाम लिखना है, दोनों चीज़ करनी है। यहाँ पर आपका जो भी इंचार्ज है उसका साइन करना है और उसकी सील लगवानी है, और यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है, और यहाँ पर आपका इंचार्ज एक नंबर डालेगा, सीरियल डालेगा और तारीख करके साइन करेगा, वो आपको लेना है। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन को फिर आपको डिवीजन को भेजना है, तो यहाँ पर एनओसी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं एनओसी को रिगार्डिंग को लेकर। बाकी देखिए कोई डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।